एपिसोड 2 की शुरुआत शत्रुतापूर्ण मोमो अयासे द्वारा केन ताकाकुरा के नाम को पूरी तरह से अस्वीकार करने से होती है। ताकाकुरा, जो समझ में आता है, भ्रमित होकर कहता है, चाहे पसंद हो या न हो, मैं केन ताकाकुरा हूं। इससे अय्यासे गुस्से में आ जाती है, अपना नाम स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है और टर्बोग्रैनी से केन के अभिशाप को नियंत्रित करने के बारे में भूल जाती है। बुजुर्ग भूत केन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन अय्यासे जल्दी से केन को हवा में उड़ाकर और उसे कंक्रीट की दीवार में फेंककर उसे वश में कर लेती है। केन को इस तरह की क्षति से चोट लगने के बाद अय्यासे ने मांग की कि उसका असली नाम कभी न कहा जाए और केन विनम्रता पूर्वक सहमत हो जाता है। फिर अय्यासे ने रहस्यमयी फैन बॉय के लिए एक नया उपनाम बनाया, औकरुण। अय्यासे की कुछ चिढ़ाने और औकरुण की घबराहट के बाद अय्यासे ने बताया कि सुबह का समय हो गया है और कोई भी भूत, टर्बोग्रैनी तो दूर की बात है, खुद को नहीं दिखा सकता, जिसका मतलब है कि वे इस समय औकरुण के अभिशाप के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस बीच अय्यासे को लगातार औकरुण की दिशा में अपना एक हाथ ऊपर रखना चाहिए ताकि अभिशाप को रोका जा सके, अन्यथा वह नियंत्रण खो देगा। अय्यासे औकरुण को अपने घर पर आमंत्रित करती है क्योंकि दोनों ने ठीक से कपड़े नहीं पहने हैं। जब वे अय्यासे के घर के पास पहुंचते हैं, तो औकरुण का सामना एक पारंपरिक जापानी घर से होता है, जो पत्थर के दरवाजों से घिरा हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर का तोरी गेट है। तोरी गेट से गुजरने से पहले अय्यासे औकरुण को चेतावनी देती है कि उसकी दादी हर उस लड़के के साथ सख्त होती है जिसे वह घर लाती है, और कहती है, उसने अपने पिछले प्रेमी को लगभग मार ही डाला था। औकरुण को अब अतिरिक्त दबाव महसूस होता है, लेकिन वह गेट से आगे बढ़ती है और गहरे लाल रंग की लपटों में घिर जाती है। अय्यासे सहज रूप से ओकारुन को टोरी गेट प्रवेश द्वार के बाहर एक नजदीकी जलधारा में ले जाती है। वह एक कागज के टुकड़े को देखती है जिस पर एक 4 भुजाओं वाले राक्षस द्वारा 2 मनुष्यों को पकड़े जाने का चित्रण है। इस तावीज चर्मपत्र पर लिखे शब्द शांतिपूर्ण समृद्ध परिवार बुराई और दुर्भाग्य से बचाता है। अय्यासे ओकारुण से माफी मांगती है, यह समझाते हुए कि उसके घर की परिधि के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध स्थापित किया गया है। अय्यासे द्वारा टोरी गेट से तावीज हटाने के बाद वह ओकारुण को एक बार फिर पत्थर के प्रवेश द्वार से चलने के लिए कहती है। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद वह बिना किसी चोट के चलता है, सिवाय अय्यासे द्वारा उसके अचानक पर्म किए गए बालों के बारे में चिढ़ाने के। मुख्य घर के अंदर ओकारुण पारंपरिक जापानी वास्तुकला और सजावट का आनंद लेता है, जबकि अय्यासे अपनी दादी को खोजती है, जाओ आही कोती आई, जो अभी भी ओकारुण के अभिशाप को दबाए हुए है। अपनी दादी को कहीं न पाकर वे अय्यासे के कमरे में जाते हैं ताकि वे दोनों कपड़े बदल सकें। जैसे ही ओकारुण अयासे को गोपनीयता देने के लिए उसका दरवाजा बंद करता है, अभिशाप हावी हो जाता है, जिससे अयासे फिर से ओकारुण को दीवार में उछाल देती है। जबकि अयासे दरवाजा खोलकर कपड़े बदलती है, ओकारुण दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढक लेता है। जिज्ञासावश अय्यासे ने पूछा कि क्या औकारुण के शरीर का कोई अंग गायब है। अय्यासे ने बताया, टर्बोग्रैनी कह रही थी कि तुम शापित हो क्योंकि तुम्हारा लिंग छीन लिया गया है। ओकारुण को निराशा होती है, उसे पता चलता है कि उसका पुरुषत्व चला गया है, और सबसे बुरी बात यह है कि अय्यासे ने उसे फिर से चिढ़ाया। निराश होकर ओकारुण अपने शरीर के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अय्यासे को दोषी ठहराता है और अय्यासे सख्ती से जवाब देता है। ओकारुण ने बातचीत का मूड जल्दी से बदल दिया और बताया कि आखिरकार दोस्त बनाने के मौके पर वह कितना उत्साहित
और घबराया हुआ था। वह कहता है, मैं अपना मौका नहीं गंवाना चाहता था। ओकारुन अपना उदास पक्ष दिखाता है, यह व्यक्त करते हुए कि उसे लगता है कि वे दो अलग-अलग दुनिया में रहते हैं और उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। वह माफी मांगता है और उसे खतरे में डालने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। जब ओकारुन कहता है कि उसके अभिशाप के हटने के बाद वे एक दूसरे को अनदेखा करना शुरू कर सकते हैं, तो अय्यासे तुरंत नाराज हो जाती है। वह यह कहते हुए पीछे हटती है, तुम अनुमान लगाते हो कि दूसरे क्या महसूस करते हैं और बिना पूछे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो। रोते हुए औकारुन को देखकर अय्यासे उसे आश्वस्त करती है कि वे दोस्त बने रह सकते हैं। एक स्वस्थ माहौल बनाए रखने के बजाय दोनों जल्दी से एक शत्रुतापूर्ण बहस में उतर जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर झगड़ रहे हैं। ओकरुण कह रहा है कि अय्यासे में कोई व्यवहार कुशलता नहीं है और अय्यासे इस बात से नाराज है कि ओकरुण अय्यासे की बातचीत के तरीके पर सवाल उठाता है, जब तक एक अजीब सी घंटी बजती है जिससे अय्यासे अपरिचित है। अय्यासे बताती है कि उसके घर में दो घंटियां हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। मुख्य सीढ़ी के सामने के दरवाजे के पार अय्यासे और ओकरुण को स्क्रीन दरवाजे के पीछे एक अशुभ छाया दिखाई देती है। अय्यासे ने फॉयर की कैबिनेट पर रखे कागज के ताबीज को देखा और महसूस किया कि उसके घर में अब उसके कार्यों के कारण सुरक्षा नहीं है। पीछे से चुपके से बाहर निकलते हुए रहस्यमय जोड़ी एक योजना के साथ आती है। ओकरुण घर की परिधि से भाग जाता है, जबकि अय्यासे परिधि के भीतर किसी भी बुरी आत्मा को जलाने के लिए ताबीज को टोरी गेट पर वापस रख देती है। दुर्भाग्य से वे असहाय होकर देखते हैं कि अय्यासे के घर की परिधि एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घेर ली जाती है, जो अचानक पत्थर का रूप ले लेती है। दीवार में टोरी गेट के साथ वे निष्कर्ष निकालते हैं कि ताबीज लगाने से काम नहीं चलेगा। जब वे हताश होकर एक नई योजना बनाते हैं, तो उनकी नाक से खून टपकने लगता है। अय्यासे को सिर्फ खून बहता है, लेकिन औकारुन बोलने और सांस लेने में संघर्ष करता है और बचाने की भीख मांगता है। अपने आसपास को देखते हुए अय्यासे देखती है कि उसके घर का पूरा प्लॉट काले कोहरे से ढका हुआ है, जिसके बारे में वह निष्कर्ष निकालती है कि यह उनके आंतरिक रक्तस्राव का स्रोत है। फिर वह कोहरे के स्रोत को देखती है, एक विशालकाय सूमो पहलवान जैसा दिखने वाला प्राणी जिसकी आंखें चुभती हैं और लकड़ी की कठपुतली का मुंह है। पत्थर के बक्से की छत से लटका हुआ यह प्राणी कहता है, तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। सूमो दिग्गज ने ऑकल्ट डुओ पर जोरदार मुक्का मारा। वे शक्तिशाली प्रहार को चकमा देने में सफल रहे, जिससे उनके पीछे पत्थर की दीवार में एक गहरा गड्ढा बन गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए और फिर दिग्गज से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दुर्भाग्य से दिग्गज के मुक्कों से निकलने वाली हवा भी इतनी तेज थी कि वे हवा में उड़ गए और मुख्य घर से टकरा गए। एक और हमले से बचने के बाद दोनों घर के पीछे छिप जाते हैं और ओकारुन पुष्टि करता है कि यह कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि एक एलियन है। वह बताता है कि इसका नाम फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर है, जबकि अय्यासे यह समझने में विफल रहता है कि आत्माओं के लिए घंटी एक एलियन द्वारा क्यों बजाई गई थी। ओकारुन समझाता है कि भूत और एलियंस के बीच एक संबंध हो सकता है। जैसे ही अय्यासे योजना बनाने के लिए संघर्ष करता है, ओकरुण फिर से अपने अभिशाप पर नियंत्रण खोना शुरू कर देता है। अय्यासे फिर से ओकरुण पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उसके बदले हुए हाथ को देखकर ओकरुण फैसला करता है कि उसे वापस लड़ने के लिए
अभिशाप की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह अय्यासे से अभिशाप को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन केवल अपने शरीर पर, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखते हुए। इससे पहले कि अय्यासे कुछ कह पाता, फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर प्रकट होता है और हमला करता है। वे हमले को चकमा देने में सक्षम होते हैं और योजना पर चर्चा करने के लिए एक त्वरित क्षण लेते हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपनी शक्तियों का कोई अभ्यास नहीं किया है, लेकिन अय्यासे औकारुण की योजना से सहमत हो जाता है और टर्बोग्रैनी अभिशाप की शारीरिक पकड़ को छोड़ देता है। जैसे ही वे सही संतुलन के लिए काम करते हैं, फ्लैटवुड मॉन्स्टर उन पर जमीन पर एक शक्तिशाली किक से हमला करता है। आखिरी सेकंड में एक बदला हुआ औकारुण मलबे से निकलता है। इस प्रक्रिया में अय्यासे को बचाता है। जब अभिशाप पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है, तो उसके विपरीत ओकारुण का सिर ही एकमात्र चीज है जो बदल जाती है। लाल आंखों, पीछे की ओर लाल और सफेद बालों और दांतों की एक बड़ी मुस्कान के साथ ओकारुण बदल गया है। शापित लड़के की वाणी उदासी भरी हो जाती है, लेकिन उसके दांतों में इतनी ताकत होती है कि वह फ्लैटवुड मॉन्स्टर की कई मोटी उंगलियां काट सकता है। जैसे ही अय्यासे को अपने बचने की उम्मीद होती है और ओकरुन फ्लैटवुड मॉन्स्टर को घूरता है, ओकरुन को खून की खांसी होती है और उस पर हमला हो जाता है। अय्यासे अपनी उड़ान के साथ ओकरुन के शरीर को अंदर खींचती है, जो सामान्य हो जाता है, जिससे वह एक और हमले से बच जाता है। ओकारुन अय्यासे से माफी मांगता है और बताता है कि उसका शरीर अभी भी अभिशाप की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता है। उनके शत्रुतापूर्ण मजाक के बाद अय्यासे को पता चलता है कि एलियन की हरकतें सूमो पहलवान के समान हैं। वह अनुमान लगाती है कि अगर वे सूमो कुश्ती के नियमों का पालन करते हैं और एलियन को उसके किसी एक हाथ पर उतरने के लिए मजबूर करते हैं, तो वह हार जाएगा। ओकारुन एक बार फिर रूप बदलता है ताकि अय्यासे को फ्लैटवुड मॉन्स्टर का संतुलन बिगाड़ने में मदद मिल सके। ओकारुन अपनी उन्नत गति का उपयोग करके एलियन के घुटने को नष्ट कर देता है, जबकि अय्यासे अपने दाहिने हाथ का उपयोग अभिशाप को बनाए रखने के लिए करती है और अपने बाएं हाथ से फ्लैटवुड मॉन्स्टर को जमीन पर खींचती है। जैसे ही एलियन का हाथ गायब होता है, ओकारुन का परिवर्तन फीका पड़ जाता है। दूसरा हाथ जमीन पर गिरने से पहले फ्लैटवुड मॉन्स्टर के धड़ से नए पैर निकल आते हैं। नए संतुलन के साथ फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर ने अय्यासे को पकड़ लिया और उसे टोरी गेट के बीच में गड्ढे में फेंक दिया। ओकारुन अस्थायी रूप से अभिशाप पर नियंत्रण खो देता है, लेकिन अय्यासे की वजह से वह सामान्य हो जाता है। अपने शरीर को हिलाते हुए अय्यासे फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर को धोखा देने के लिए बुलाती है, जबकि ओकारुन उससे फिर से अभिशाप छोड़ने की विनती करता है ताकि वह लड़ सके। वह साहसपूर्वक घोषणा करती है कि वह खुद राक्षस को नष्ट कर देगी, क्योंकि वह धोखेबाजों को नहीं छोड़ सकती। एलियन का अपमान करते हुए अय्यासे को एक और विनाशकारी मुक्का मारा जाता है, जिससे गड्ढा पहले से भी अधिक गहरा हो जाता है। जैसे ही अय्यासे पर हमले होते हैं, ओकरुन उससे शाप छोड़ने की विनती करता है। आश्चर्यजनक रूप से अय्यासे मुक्कों की बौछार से बच जाती है। टोरी गेट से आगे धकेले जाने पर वह ओकरुण को हवा में उठाती है, उसे अपनी बाहों में खींचती है और ताबीज को टोरी गेट पर ले जाती है। यह अंततः काली लपटों की झड़ी में फ्लैटवुड मॉन्स्टर को नष्ट कर देता है। अय्यासे और ओकारुण खुद को टोरी गेट के बाहर पाते हैं, जहां फ्लैटवुड मॉन्स्टर या उसके काले कोहरे या पत्थर की दीवारों का कोई निशान नहीं है। दोनों अपनी जीत का जश्न अपने सामान्य मजाक के साथ मनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अय्यासे थकावट से बेहोश हो जाती है। अभिशाप को रोकने वाला कोई नहीं होने के कारण एपिसोड का अंत
अकारुण द्वारा टर्बोग्रैनी पर नियंत्रण खोने के साथ होता है।